सीबीएसई सिलेबस में या किसी भी स्टेट बोर्ड 12 सिलेबस में चैप्टर है एटम। एनसीईआरटी बुक के अनुसार 12 नंबर चैप्टर है और इसमें हम लोग एटम के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं। एटम के स्ट्रक्चर के बारे में बहुत सारे साइंटिस्ट लोगों ने बताया है। हमको 3 पढ़ना है, थॉमसन मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल, बोर्स मॉडल। तो तीनों मॉडल को हम लोग पढ़ेंगे। साइंस का और संगीत का कोई भाषा नहीं होता है। इसका मतलब है कि हमें रटना नहीं है, कॉन्सेप्ट को समझना है। यह बहुत ही इजी चैप्टर है बट स्कोरिंग है। बहुत सारे कंपटीशन में भी इसके क्वेश्चंस आते हैं और बोर्ड के लिए बहुत ही जरूरी चैप्टर है। तो स्टार्ट करते हैं पहले हम एटम से। सबसे पहले कोई भी सबस्टांस दुनिया में बना है तो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है। उसमें सबसे पहले डाल्टन हमें बताते हैं कि टीनी पार्टिकल जिससे सबस्टांस बनता है वह एटम होता है। एटम के बारे में डाल्टन बताते हैं कि उसका कोई भी इंटरनल स्ट्रक्चर नहीं होता है, उसके अंदर कोई स्ट्रक्चर नहीं है, उसका विखंडन नहीं होगा, उसे अब तोड़ा नहीं जा सकता है। लेकिन हम लोग इसको गलत साबित कर दिए और फिर इसमें आगे हम एक्सपेरिमेंट पढ़ते हैं। अभी भी जो हमारे पास एटम का मॉडल है वह कितना सही है यह हम नहीं जानते हैं। इसलिए हर पीछे के स्ट्रक्चर से भी हम कुछ सीखते हैं। इसलिए हम सब शुरुआत से ही स्ट्रक्चर को पढ़ते हैं। तो सीबीएसई सिलेबस में आता है एटम का पहला मॉडल थॉमसन मॉडल। थॉमसन मॉडल में बताया जाता है कि एटम स्फीयर है पॉजिटिव चार्ज का। पॉजिटिव चार्ज जो होता है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं और निगेटिव चार्ज पार्टिकल्स उसमें इम्बेडेड होते हैं जस्ट लाइक सीड्स इन वाटरमेलन। मतलब तरबूज में जो बीज होता है, तरबूज का जो बीज होता है उसे हम निगेटिव समझें, निगेटिव पार्टिकल्स, और तरबूज में जो रेड पोर्शन है उसे हम पॉजिटिव मान रहे हैं। तो पॉजिटिव स्फीयर है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड पॉजिटिव चार्ज का एक स्फीयर लेते हैं और जैसे तरबूज में बीज है काला काला उसी तरह इसमें इलेक्ट्रॉन है। जैसे यहां बनाए हैं हम एक एटम, एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर है, पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है और निगेटिव चार्ज पार्टिकल उसमें इम्बेडेड है। तो वाटरमेलन स्ट्रक्चर भी से कहते हैं, प्लम पडिंग स्ट्रक्चर भी से बोलते हैं। तो थॉमसन बताएं कि एटम के पास एक इंटरनल स्ट्रक्चर है और उस स्ट्रक्चर में एटम एक पॉजिटिव चार्ज का स्फीयर है जिसमें निगेटिव चार्ज पार्टिकल उसमें इम्बेडेड है। इसमें वह बताते हैं कि अगर हम इसको फोटोन एनर्जी देंगे, इसमें अगर हम उसको फोटोन एनर्जी देते हैं तो यह जो निगेटिव चार्ज पार्टिकल है वह अंदर में मूव करेंगे। जबकि डाल्टन बताए थे कि इंटरनल स्ट्रक्चर तो कुछ है नहीं। तो जब हम डाल्टन के बेसिस पर एटम में अगर हम एनर्जी देते हैं एटम को तो एटम में कुछ नहीं होता है, वो जस्ट फोटोन एनर्जी रिबाउंड कर जाता है। जबकि थॉमसन के अनुसार जब हम एटम को एनर्जी देते हैं तो एनर्जी लेकर एटम के इलेक्ट्रॉन अंदर में मूव करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। फिर हम बताते हैं कि जो स्फेरिकल स्ट्रक्चर है उसमें जो पॉजिटिव चार्ज और जो निगेटिव चार्ज है वो इक्वल होते हैं, इसलिए एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। तो थॉमसन के बाद के स्ट्रक्चर को हम समझ गए। एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर है जिसमें निगेटिव चार्ज पार्टिकल इम्बेडेड है। केक समझ सकते हैं, केक में चेरी अलग अलग लगाया हुआ है, चेरी निगेटिव पार्टिकल्स को डिनोट कर रहा है और केक जो है वो पॉजिटिव स्फीयर को डिनोट कर रहा है। तो थॉमसन मॉडल के अनुसार हम बोल सकते हैं एटम स्फेरिकल है, पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, पॉजिटिव निगेटिव बराबर होने के कारण एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है और साइज जो होता है डायमीटर 10⁻⁻10 मीटर के ऑर्डर में होता है। तो इतना बात हम नॉलेज प्राप्त किए। अब बात यह है कि थॉमसन मॉडल सही है या गलत है, तो बात का बात है, एटलीस्ट हम इतना नॉलेज तो गेन किए नहीं इससे, इसलिए प्रीवियस चीजों को भी पढ़ना जरूरी होता है। थॉमसन मॉडल में कुछ लिमिटेशन आ गया। थॉमसन का जो मॉडल था
जो थॉमसन का मॉडल अपना दिए हैं, उस मॉडल में इस मॉडल को बताने के लिए वो कोई एक्सपेरिमेंटल सपोर्ट नहीं लिए। एक्सपेरिमेंटल सपोर्ट, कोई एक्सपेरिमेंट करके वह नहीं दिखाए कि एटम इसी स्ट्रक्चर का होता है, इसीलिए यह एक इमेजिनरी मॉडल है। इनके पास कोई भी अपने बात को सही करने के लिए कोई भी एक्सपेरिमेंट नहीं था, इसलिए यह एक इमेजिनरी मॉडल है। और वह यह भी नहीं बता पाए कि एक पॉजिटिव स्फीयर किस तरह से स्टेबल होगा, तो वह एटम के स्टेबिलिटी को भी एक्सप्लेन नहीं कर पाए। यह मॉडल एटम के स्पेक्ट्रा को, स्पेक्ट्रल लाइन को एक्सप्लेन नहीं करता है। स्पेक्ट्रल लाइन क्या है हम इसी चैप्टर में आगे पढ़ेंगे। इस मॉडल का एक और निगेटिव पॉइंट यह था कि अब बाकी जो फर्दर एक्सपेरिमेंट हुए उनके द्वारा जो लॉजिक्स निकले एटम से जुड़े हुए, उन लॉजिक्स को यह एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो थॉमसन मॉडल के बेसिस पर फिर से हम बात आते हैं कि समझना है, कोई चीज रटना नहीं है। सिंस थॉमसन बहुत सिंपल सा एक स्ट्रक्चर दिए हैं, डाल्टन के स्ट्रक्चर में कोई इंटरनल अरेंजमेंट नहीं था, इंटरनल स्ट्रक्चर नहीं था एटम के पास, जबकि यहाँ पे एक इंटरनल अरेंजमेंट है, इंटरनल स्ट्रक्चर है। लेकिन यह इस स्ट्रक्चर का कुछ लिमिटेशन भी हमें मिला। तो इस लिमिटेशन को दूर करने के लिए रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट किए। रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट को सपोर्ट करने के लिए उनके स्टूडेंट गीगर मार्शडेन एक एक्सपेरिमेंट सेटअप करते हैं, वह हम आगे देखेंगे। उनके स्ट्रक्चर के बारे में बताने के लिए रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट करते हैं और उनके स्टूडेंट गीगर मार्शडेन एक एक्सपेरिमेंट अरेंजमेंट करते हैं, अरेंजमेंट सेटअप करते हैं। अब उस हम अरेंजमेंट सेटअप हुआ है उसके थ्रू हम जो ऑब्जर्वेशन जानेंगे, उस ऑब्जर्वेशन के थ्रू रदरफोर्ड अपना मॉडल देंगे एटम के लिए। तो हम स्टार्ट करते हैं, क्या एक्सपेरिमेंट था उस एक्सपेरिमेंट को समझते हैं। फिर से वही बात बोल रहे हैं कि साइंस को रटना नहीं होता है, एक्सपेरिमेंट को अच्छी तरह से समझना है और समझकर फिर उसके ऑब्जर्वेशन के थ्रू किस तरह मॉडल के एटम के मॉडल को लिखा गया है इसको समझना है। कुछ भी रटना नहीं है, मार्क के पीछे नहीं जाना है कि हमको मार्क्स लाना है, हमको एक्सीलेंस के पीछे जाना है, मार्क्स खुद आ जाएगा। तो समझेंगे तो खुद ब खुद मार्क्स हमारे पास आ जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। तो यह है एक्सपेरिमेंट सेटअप। इस एक्सपेरिमेंट सेटअप में एक सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल है, मतलब यह एक रेडियो एक्टिव सोर्स है जिसमें से अल्फा पार्टिकल्स इमिट हो रहे हैं। यह रेडियो एक्टिव सोर्स रेडियो एक्टिव एलिमेंट के बारे में बता दे रहे हैं कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो होते हैं वह सेल्फ इमिट करते हैं एलिमेंट्स को। तो यह रेडियो एक्टिव सोर्स जो है वो अल्फा पार्टिकल को इमिट कर रहा है सेल्फ, एक सर्टेन एनर्जी से अल्फा पार्टिकल को यह इमिट कर रहा है। यह यूरेनियम, थोरियम, पोलिबेडेनियम कुछ भी हो सकता था, लेकिन जो गीगर मार्शडेन एक्सपेरिमेंट था उसके लिए वह यह रेडियो एक्टिव सोर्स लिए। तो रेडियो एक्टिव सोर्स से अल्फा पार्टिकल एक सर्टेन एनर्जी से अल्फा पार्टिकल रिलीज हो रहा है, निकल रहा है। वह आगे बढ़कर एक गोल्ड फॉयल, एक थीन गोल्ड फॉयल से टकरा रहा है। थीन गोल्ड फॉयल के बाद एक सर्कुलर स्क्रीन है जो ZnS से बना हुआ है और एक डिटेक्टर है जो अल्फा पार्टिकल अगर यहां स्ट्राइक करता है तो उसे डिटेक्ट करता है। यहां पर एक लीड ब्रिक्स है जो कोलीमेटर का काम करता है। कोलीमेटर का मतलब अल्फा पार्टिकल को सीधा स्ट्रेट पथ हम लोग को देना है, स्ट्रेट पाथ देना है अल्फा पार्टिकल को, तो लीड ब्रिक्स लगाया हुआ है। तो फिर से हम सेटअप को समझते हैं कि सोर्स है अल्फा पार्टिकल का, एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है जो निश्चित एनर्जी से अल्फा पार्टिकल को इमिट कर रहा है। इसमें अल्फा पार्टिकल का जो इमिशन होगा उस सभी डायरेक्शन में हो सकता है। तो सभी डायरेक्शन में जो तिरछा अल्फा पार्टिकल निकलेगा
वह लेड ब्रिक्स उसको एब्जॉर्ब कर लेगा, जिसके कारण जो सीधा अल्फा पार्टिकल निकल के जाएगा वही गोल्ड फॉयल को टकराएगा। तो यहां पर एक थीन गोल्ड फॉयल है जिसका थिकनेस 0.004 mm बुक में दिया हुआ है। बहुत सारे बुक इसको 2.1 इंटू 10⁻⁻7 मीटर दिए हुए हैं। तो यह थीन गोल्ड फॉयल का मतलब समझना है कि हम गोल्ड ही यूज क्यों किए। तो गोल्ड जो होता है मोस्ट डक्टाइल एलिमेंट होता है, इसका डक्टिलिटी ज्यादा होता है, इससे हम पतला पन्नी बना सकते हैं, पतला फॉयल बना सकते हैं, इसीलिए हम गोल्ड को ही यूज किए हैं। अगर हम किसी चीज को पतला कर रहे हैं, इसको अगर हम पतला कर रहे हैं तब बिना क्रैक हुए यह गोल्ड फॉयल इतना थीन बन सकता है अदर एलिमेंट्स के बनिस्पत। तो अगर जो गोल्ड फॉयल हम लेते हैं वह क्रैक करता अगर तो एटम बाहर निकल जाते हैं, तो यहाँ पे क्रैक नहीं कर रहा है गोल्ड फॉयल, तो एक थीन गोल्ड फॉयल डक्टिलिटी ज्यादा होने के कारण हम बना लेते हैं। अब जो अल्फा पार्टिकल है वह जाके गोल्ड फॉयल से टकरा रहा है और इधर एक सर्कुलर स्क्रीन है। कोई अल्फा पार्टिकल अगर गोल्ड फॉयल को पार करता है तो सर्कुलर स्क्रीन से टकराता है, जहां टकराता है वहां व्हाइट स्पॉट ऑब्जर्व होता है। तो इससे हमें पता चल जाता है कि कितना अल्फा पार्टिकल हम यहां से भेजे थे और कितना अल्फा पार्टिकल हमें इधर मिला। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम बोल सकते हैं कि अगर हम 10 अल्फा पार्टिकल यहां से रिलीज किए और इधर 9 मिला तो एक यानी रिबाउंड कर गया होगा। तो व्हाइट स्पॉट के कारण हम काउंट कर सकते हैं अल्फा पार्टिकल का नंबर जो पार कर गया है गोल्ड फॉयल को। और यहां से तो हमें पता ही है एक निश्चित एनर्जी से कितने अल्फा पार्टिकल पार कर रहे हैं। अब हम आते हैं एक्सपेरिमेंट के ऑब्जर्वेशन पर। देखा गया ऐसा कि बहुत सारे अल्फा पार्टिकल जो हैं वह गोल्ड फॉयल को पार कर गए बिना कोई डेविएशन के, और वह सर्कुलर स्क्रीन पर अपना जाकर व्हाइट स्पॉट बना दिए। कुछ अल्फा पार्टिकल सर्टेन एंगल से डेविएट कर गए, निश्चित छोटे छोटे एंगल से डेविएट कर गए। और 1000 में एक अल्फा पार्टिकल ऐसा हुआ जो गोल्ड फॉयल के पास जाकर वापस आ गया, गोल्ड फॉयल के पास जाकर रिबाउंड करके वापस आ गया, मतलब वो गोल्ड फॉयल को पार नहीं किया। तो ऑब्जर्वेशन क्या हुआ मेरा बाबू? ऑब्जर्वेशन हुआ कि रेडियो एक्टिव सोर्स से अल्फा पार्टिकल इमिट हो रहा है। वह इमिटेड अल्फा पार्टिकल का एक सर्टेन एनर्जी है जिसे हम लेड ब्रिक्स लगाकर एक सीधा रास्ता दे दिए हैं। वह सीधा रास्ता से अल्फा पार्टिकल जाकर एक पतला सोना के पन्नी पर टकराता है और उसको क्रॉस करके सर्कुलर स्क्रीन पर टकराता है। तो मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल बिना कोई डेविएशन के पार कर जाते हैं। कुछ अल्फा पार्टिकल कुछ एंगल से डेविएट होते हैं, जबकि 1000 में एक अल्फा पार्टिकल ऐसा है जो गोल्ड फॉयल से के नजदीक से रिबाउंड करके वापस आ जा रहा है। तो अब हम इन ऑब्जर्वेशन के थ्रू हम रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम देखते हैं। तो सोचना है यहां कि ज्यादातर अल्फा पार्टिकल बिना डेविएशन के पार कर गए, यानी वहां जगह खाली होगा गोल्ड फॉयल के पास। तो जगह खाली होगा तो ही ना अल्फा पार्टिकल बिना कोई टकराव के गोल्ड फॉयल को क्रॉस कर गया। इसका मतलब है कि मोस्ट ऑफ स्पेस एटम का एम्प्टी है। इस बात को लिखने के लिए यह ऑब्जर्वेशन को समझना जरूरी है कि एटम जो होता है वह उसका ज्यादातर पार्ट खाली है, इसीलिए अल्फा पार्टिकल बिना डेविएशन के, ज्यादातर अल्फा पार्टिकल बिना डेविएशन के ही पार कर गए। दूसरा पॉइंट यहां पे है कि पॉजिटिव चार्ज एटम का सेंटर ऑफ एटम पे लाई करता है, जिसे हम न्यूक्लियस कहते हैं। इस बात को समझना है। अल्फा पार्टिकल के पास एक निश्चित एनर्जी है और अल्फा पार्टिकल एक पॉजिटिवली चार्ज होता है। तो समझना यह है बाबू कि एक पॉजिटिव चार्ज गया और वापस लौट गया। एक निश्चित एनर्जी का पॉजिटिव चार्ज को वापस लौटाने के लिए रिपल्सन करना होगा तो ही यह वापस लौटा होगा। इसका स्पीड धीरे धीरे कम हुआ होगा और फिर कहीं जाके मोमेंटरली रेस्ट में आया होगा और फिर रिबाउंड करके वापस आया होगा।
इस स्ट्रक्चर से समझना यह है बाबू कि एक ताकतवर पॉजिटिव चार्ज को, जो कि जिसके पास एक एनर्जी भी था, उसे वापस लौटाने के लिए एक ताकतवर पॉजिटिव चार्ज ही चाहिए। तो इसका मतलब यह है कि न्यूक्लियस की जो एटम है मेरा, उसके पास प्लस माइनस आपस में मिक्स नहीं है, जैसा कि थॉमसन मॉडल बताए थे। अगर प्लस माइनस आपस में मिक्स होता तो वह इस प्लस को नहीं धकेल पाता। रिपल्सन करने का मतलब है कि अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव है तो उसको कोई पॉजिटिव चार्ज ही रिपल्सन किया होगा। तो पॉजिटिव यानी कि हमारा इससे सीखने को यह मिला कि एटम के पास एक पॉजिटिव चार्ज है एक जगह। इससे हम जानते हैं कि एटम का सभी पॉजिटिव चार्ज एक ही जगह पे रहता है, जिसे हम न्यूक्लियस कहते हैं। एटम का, कोई भी एटम का सभी पॉजिटिव चार्ज एक ही जगह पे होता है, जिसे हम न्यूक्लियस कहते हैं, और ज्यादातर पार्ट खाली होता है। और सिंस हम यह तो जानते हैं कि एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, तो अगर पॉजिटिव है तो कहीं ना कहीं निगेटिव होगा। अब स्पेस होने को मेंटेन रखने के लिए इलेक्ट्रॉन कहीं दूर होगा, स्पेस मेंटेन रखने के लिए इलेक्ट्रॉन दूर होगा। तो अब समझना यह है कि इलेक्ट्रॉन के पास साइन तो है माइनस और न्यूक्लियस के पास साइन है प्लस, तो यह प्लस माइनस से यहां पे अट्रैक्शन होगा। तो अट्रैक्शन होगा, तो इसका मतलब है कि अगर इलेक्ट्रॉन रेस्ट में होता तो यह प्लस चार्ज इसको अपनी ओर अट्रैक्ट करके एटम डिस्ट्रॉय हो जाता, काबूम हो जाता। तो इसका मतलब यह है बाबू कि ऐसा तो होता नहीं है, एटम का स्ट्रक्चर जो होता है वह स्टेबल होता है, इसलिए जो इलेक्ट्रॉन है उस पर जो इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है न्यूक्लियस से, वह इलेक्ट्रिक फोर्स इसे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन प्रोवाइड करता है, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन एक सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है। तो अब हम स्ट्रक्चर तक पहुंचे कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर एक सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है, और सर्कुलर मोशन होने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए ही चाहिए, और वह सेंट्रीपिटल फोर्स हमें इलेक्ट्रिक फोर्स देता है। और इलेक्ट्रिक फोर्स आता कहां से है? तो न्यूक्लियस से। तो अब हमारा स्ट्रक्चर समझना है यह कि गीगर मार्सडेन एक्सपेरिमेंट में सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल रेडियो एक्टिव एलिमेंट एक निश्चित एनर्जी से अल्फा पार्टिकल को इमिट करता है, जिसको स्ट्रेट पाथ देने के लिए हम कोलिमेशन करते हैं लेड ब्रिक्स लगाकर। लेड ब्रिक्स जो होता है तिरछा जाने वाले इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब कर जाता है, जिसके कारण सिर्फ सीधा अल्फा पार्टिकल पास होता है। वह गोल्ड फॉयल से टकराता है। गोल्ड फॉयल जो होता है बहुत ही पतला पन्नी बनाया जाता है गोल्ड फॉयल का। गोल्ड यूज इसलिए करते हैं कि गोल्ड की डक्टिबिलिटी बेस्ट होती है, और जो इससे ऑब्जर्वेशन हम पाते हैं कि ज्यादातर अल्फा पार्टिकल गोल्ड फॉयल से बिना डेविएशन के पार करता है। कुछ अल्फा पार्टिकल कुछ एंगल से मुड़ते हैं, 1000 में एक रिबाउंड कर जाता है। इन सभी स्ट्रक्चर से हम यह समझते हैं कि ज्यादातर पार्ट एटम का इम्पटी है, और अल्फा पार्टिकल को रिबाउंड करने का ताकत सिर्फ पॉजिटिव चार्ज में ही होगा, यानी कि एटम का सभी पॉजिटिव चार्ज एक जगह होंगे, जिसे न्यूक्लियस कहेंगे। स्पेस को मेंटेन करने के लिए इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर होगा, और इलेक्ट्रिक फोर्स उसे सर्कुलर मोशन प्रोवाइड करेगा, जिससे मेरे दो बातें समझ में आ जाएंगी। पहला कि यह स्टेबिलिटी को मेंटेन करेगा और स्पेस को भी मेंटेन करेगा। ठीक है, तो यह हुआ रदरफोर्ड मॉडल। इसमें सभी बातों को समझना है, एक्सपेरिमेंट को, ऑब्जर्वेशन को और मॉडल को। अब रदरफोर्ड मॉडल के भी स्ट्रक्चर में कुछ कमियां हैं, कुछ ड्रॉबैक्स हैं, कुछ लिमिटेशन है, जो अभी हम पढ़ रहे हैं। अभी तक हम लोग एटम के स्ट्रक्चर के बारे में थॉमसन मॉडल और रदरफोर्ड मॉडल जान चुके हैं। अब थॉमसन मॉडल में तो कमियां थी, क्योंकि उसमें एक्सपेरिमेंटल सपोर्ट तो था ही नहीं। रदरफोर्ड मॉडल में भी लिमिटेशन है, कमी है। उस कमी को देखते हैं क्या है। तो रदरफोर्ड मॉडल में जो ड्रॉबैक है कि इट डज नॉट एक्सप्लेन स्टेबिलिटी ऑफ एटम, या एटम के स्टेबिलिटी को नहीं बता पाता है। एटम को के स्टेबिलिटी को नहीं बता पाने का मतलब क्या है? एटम के स्टेबिलिटी को नहीं बता पाने का मतलब क्या है कि
मैक्सवेल नाम के साइंटिस्ट बताएं हमें कि कोई भी चार्ज आइदर पॉजिटिव और निगेटिव, कोई भी चार्ज अगर एक्सेलरेशन में हो या ऑसिलेशन में हो तो वह अपना एनर्जी रेडिएशन के फॉर्म में इमिट करता है। कोई भी चार्ज अगर एक्सेलरेशन या ऑसिलेशन में होगा तो वह चार्ज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के फॉर्म में अपना एनर्जी इमिट करता है। तो मैक्सवेल हमें बताए कि एक्सेलरेटिंग चार्ज इमिट करता है एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के फॉर्म में। तो हम जानते हैं कि रदरफोर्ड मॉडल में एक न्यूक्लियस होता है जो सेंटर ऑफ एटम पे रहता है पॉजिटिव चार्ज, और इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है एक सर्कुलर ऑर्बिट में। तो सिंस इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेशन में है इसलिए वह अपना एनर्जी को घटाते जाएगा। तो एनर्जी घटेगा तो रेडियस भी घटेगा। तो एनर्जी रेडियस कंटिन्यूअसली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इमिट होने के कारण रेडियस और एनर्जी घटते जाएगा, और घटते 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 एक दिन फाइनली आकर वह न्यूक्लियस में गिर जाएगा। तो इसका मतलब है कि एटम स्टेबल नहीं होगा। तो एटम तो स्टेबल होता है, इसका मतलब है कि रदरफोर्ड मॉडल इस बात को एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि मूविंग इलेक्ट्रॉन अगर एनर्जी इमिट कर रहा है तो एटम स्टेबल कैसे है। क्योंकि अगर एनर्जी इमिट हो रहा है तो निश्चित तौर पर वह रेडियस घटाते जाएगा और एटम स्टेबल नहीं होगा। तो इस पॉइंट्स को हम पढ़ेंगे तो देखेंगे कि मैक्सवेल के अनुसार एक्सेलरेटिंग चार्ज इमिट करता है एनर्जी इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, और रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन जो होता है न्यूक्लियस के चारों ओर एनर्जी को इमिट करेगा तो रेडियस घटेगा तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में गिर जाएगा और एटम डिस्ट्रॉय हो जाएगा। यह पॉसिबल तो है नहीं, इसलिए यह मॉडल इस बात को एक्सप्लेन नहीं कर पाया, इसलिए हम इस मॉडल का कमी रह गया। दूसरा पॉइंट है मेरा, यह मॉडल स्पेक्ट्रल लाइन ऑफ एटम को एक्सप्लेन नहीं कर पाता है, जो इसी चैप्टर में हम आगे पढ़ेंगे। तो अभी तक हम लोग पढ़े थॉमसन मॉडल, उसका कमी, रदरफोर्ड मॉडल और उसका कमी। तो इन दोनों मॉडल के अलावा हमको 12th के सिलेबस में पढ़ना है बोर्स मॉडल। लेकिन उससे पहले रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट या गीगर मार्सडेन एक्सपेरिमेंट के दौरान हमें दो टॉपिक और पढ़ना है, इंपैक्ट पैरामीटर और डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। तो उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।